Hello everyone, welcome to my UPSC RPSC राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आज दूसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे। जितने भी टेस्ट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो आपके एग्जाम का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप इस नंबर पे मैसेज करके या फिर वेबसाइट पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। पिछले 10 महीने का करंट अफेयर्स अभी अपडेटेड है, आप ज्वाइन करते हैं वो मिल जाता है। फिर आने वाले टाइम में आपको करंट अफेयर्स टाइम टू टाइम सेंड कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं इन सभी टेस्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ भी मिलेगा आपको। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी ऐप पे क्या कर रहे हैं, 150 रुपए में टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि वो उसमें ज्यादा उनको दिक्कत नहीं आती है। जो पिछली बार के क्वेश्चन ऐड किए थे उनमें करंट अफेयर्स के स्पेशली बजट के क्वेश्चन चेंज करके और वो लोग आपके सामने रख देते हैं कि कीजिए प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होता है। 150 रुपए 250 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप अपने थोड़ा सा इस चीज का माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा कि वो ऐप में पुराने क्वेश्चन वही बार बार रिपीट करके, वही क्वेश्चन पटवारी के लिए, वही क्वेश्चन एसआई के लिए, वही क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए करवाए जा रहे हैं। बस करंट अफेयर्स चेंज कर देते हैं। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं आता है। जो भी पिछले 1-2 साल में टॉपिक ट्रेंड में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहे हैं, चाहे वो न्यूज में आए या नहीं आए, लेकिन चर्चा में रहे हैं, उन पे पेपर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ऐप में क्वेश्चन डाल दिए और फिर बच्चों को वही क्वेश्चन दे रहे हैं बार बार करंट अफेयर अपडेट करके। मेरा फर्ज था आपको बताना, बाकी आप समझदार हैं। लेट्स बिगिन। पिछली बार भी हमने इसकी तैयारी करवाई थी और काफी अच्छा इसको रिजल्ट रहा है इसमें। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चंदन की लकड़ी का बना बॉक्स गिफ्ट किया, उसके वास्तुकार कौन है? अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी अमेरिका की, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको एक चंदन का बना हुआ एक बॉक्स गिफ्ट किया था और वो काफी चर्चा में रहा था। तो उसको बनाया किसने था, उसके वास्तुकार कौन थे? उसकी देखिए, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब जापान विजिट थी तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा को भी इन्होंने चंदन की लकड़ी से बना एक कृष्ण पंखी, जो कृष्णा फैन बोलते हैं, वो दिया था। और वो भी इन्हीं कलाकार ने बनाया था, यही आर्टिस्ट ने बनाया था। इनका नाम है मोहित जांगिड़ है और ये नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट हैं। जयपुर के रहने वाले हैं और जयपुर में सोडाला के रहने वाले हैं ये मोहित जांगिड़। गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी और जो बेडच रिवर है, इनका जहां कन्फ्लुएंस है, जहां पे जाके रिवर मिलती है, वहां पे कौन सा फोर्ट, कौन सा किला बना हुआ है? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब गंभीरी और जो बेडच रिवर है ये मिलती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है जहां पे, चित्तौड़गढ़ का किला जहां बना है वहां पे इन दोनों का संगम होता है। और चित्रकूट की पहाड़ी पे बनाया हुआ है ये चित्तौड़गढ़ का किला है, जो चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। इसमें जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, इसमें टोटल 7 दरवाजे हैं और ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। इसका जो पहला दरवाजा है उसका नाम पांडुपोल है, दूसरा जो द्वार है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का उसका नाम भैरव पोल है, तीसरा जो द्वार है उसका नाम गणेश पोल है, चौथा जो द्वार है उसका नाम लक्ष्मण पोल है, पांचवा जो द्वार है उसका नाम जोड़न पोल है, छठे द्वार का त्रिपोली और 7वां द्वार राम पोल है। ये 7 द्वार हैं चित्तौड़गढ़ के किले में। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसको दक्षिण पूर्वी का द्वार भी कहा जाता है, इसको लिविंग फोर्ट भी कहते हैं चित्तौड़गढ़ के किले को। प्राचीन जो किले हैं उनका सिरमौर कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख मंदिर हैं
ये मीरा, कुंभ, श्यामा, श्रृंगार, चौरी, नीलकंठ, कालिका माता, ये सब इसमें मंदिर भी बने हुए हैं। तो जो गंभीरी और बेड़च रिवर है ये कहाँ संगम होता है? चित्तौड़गढ़ का किला है वहां पे। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम का पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए राजस्थान का, उसमें एक क्वेश्चन अरावली के जो माउंटेन रेंजेज हैं, अरावली की जो पीक हैं, उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी सबसे ऊंची, या इनमें से मैच करवा लिया जाता है कि ये जो पीक है अरावली का किस डिस्ट्रिक्ट में है या कौन सी जगह पे है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली का जो हाईएस्ट पीक है वो राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। 1722 मीटर है और यह है गुरु शिखर। गुरु शिखर है, ये है। और इसके बारे में पूछा जाता है गुरु शिखर के बारे में कि इसको संतों का शिखर किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे ऊंची तो अब देखिए इसमें गुरु शिखर है। दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है 1592 मीटर, ये है शेरगढ़। इसको शेर भी बोलते हैं, कई बार शेर के नाम से भी पूछ लिया जाता है सिर्फ इतना देके। तो शेरगढ़ दूसरी है। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। माउंट आबू सिरोही जिले में है। गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है वो भी सिरोही जिले में ही है। राजस्थान में अरावली रेंज है, अरावली का क्वेश्चन है तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो अरावली रेंज है ये राजस्थान में अप्रोक्सीमेट टोटल 550 किलोमीटर है राजस्थान में, जबकि टोटल अरावली की रेंज जो गुजरात से और दिल्ली तक है 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है अरावली की। राजस्थान में लगभग 80% अरावली का जो है वो, इसका भाग अरावली का 80% राजस्थान में ही है। अचलगढ़ है। अचलगढ़ कहाँ पे है? अचलगढ़ भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये 1380 मीटर है और ये भी सिरोही जिले में ही है। तारागढ़ है। तारागढ़ ये अजमेर में है, 873 के आसपास, 873 मीटर, ये अजमेर जिले में है। ये सभी माउंटेन पीक है। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ट्रेंच आयोग किस किसान आंदोलन के संबंध में बनाया गया था? देखिए, जो किसानों ने ये आंदोलन किया था, बेगू किसान आंदोलन, इससे क्या है कि बेगू एक्चुअली चित्तौड़गढ़ में है अभी फिलहाल में। और बेगू का जो आंदोलन था ये किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? 1921 में इसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। किसानों ने एक्चुअली जो लग्स और बेगार है, लग्स तो टैक्स होता था, बेगार जो लेबर का वर्क एट श्रम का कार्य है उसका भुगतान नहीं कर रहे थे, उसके लिए यह आंदोलन किया था। और सरकारी कार्यालय वगैरह का भी किसानों ने बहिष्कार कर दिया था। और उसके बाद ही सरकार ने किसानों की मांगों को देखते हुए ट्रेंच कमीशन बनाया था, ट्रेंच आयोग। तो ये ध्यान रखिएगा, बेगू किसान आंदोलन के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया था। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान में फिलहाल ज़्यादातर जो काम है डेवलपमेंट के या जो स्कीम्स हैं उनमें दो नाम मेनली, वैसे तो और भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर वगैरह, सेक्रेटरी, चेयरमैन वगैरह हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चर्चा में है दो अरोड़ा हैं, पवन अरोड़ा और राजीव अरोड़ा। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये इसका गठन किया है सितंबर 2022 को, 3 सितंबर 2022 को। राजस्थान के जो उद्योग हैं उनसे संबंधित मॉनिटरिंग या उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां, उनको दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। और इनके अध्यक्ष हैं राजीव अरोड़ा, ये पहले निर्विरोध अध्यक्ष हैं इसके काउंसिल के।
तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। राजीव अरोड़ा है, ये राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष तो हैं, इसके साथ साथ जो राज सिको है उसके भी अध्यक्ष हैं ये। जो इसके भी चेयरमैन राजीव अरोड़ा ही है, राज सिको। और राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, जो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, उसके चेयरमैन भी राजीव अरोड़ा ही है। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? लोकायुक्त का पद राजस्थान में कब बनाया गया है? ये भारत में देखिए लोकपाल या लोकायुक्त नाम कब मशहूर हुआ? ये डॉक्टर LM सिंघवी ने दिया था। लोकायुक्त का नाम किसने दिया था? भारत की बात कर रहे हैं, 1963 में भारत में लोकायुक्त का या लोकपाल ये थे एक लॉयर, कानून के जानकारी थे, डॉक्टर LM सिंघवी, इन्होंने दिया था। लोकपाल है ये दो शब्दों से बना है, एक संस्कृत शब्द है जिस से बना है, लोक मतलब लोग पीपल जनता, पाल मतलब संरक्षक, जनता के संरक्षक। प्रशासनिक सुधार आयोग जो पहला था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कमीशन था, वो बना था 1966-70 में। 1966 और 70 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। उसमें लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की गई थी। देश में लोकायुक्त का गठन सबसे पहले कहाँ किया गया? 1971 में किया गया, महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त का गठन किया गया था। राजस्थान में 1963 में 1963 में हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में जो प्रशासनिक सुधार समिति गठित की गई थी, उसने रिकमेंड किया गया था। फिर बाद में 1973 में राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त आदेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में लागू हुआ है। और इसको बाद में 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी और तब से ये अधिनियम के रूप में पारित हो गया है। केरल में लोकायुक्त को पब्लिक मैन कहा जाता है। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो ये शुरू किया था 1973 में। ये लोकायुक्त का क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? वो थे जस्टिस I.D. दुहा। जस्टिस I.D. दुहा राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। राजस्थान में पहले और एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? उनके बाद लोकायुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया था, तो पहले लोकायुक्त का पद हुआ, उप लोकायुक्त का भी पद हुआ करता था। तो राजस्थान में एकमात्र और सबसे पहले जो उप लोकायुक्त थे वो KPU मेनन थे। ये पूछा जाता है कई बार, उप लोकायुक्त। अभी प्रेजेंट में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? आपके दिमाग में जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आ रहा होगा कि अभी प्रेजेंट में लोकायुक्त कौन है। अभी राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं जो अभी प्रेजेंट में हैं, 13वें लोकायुक्त। और ये जज रह चुके हैं पहले PK लोहरा। PK लोहरा अभी प्रेजेंट में राजस्थान के लोकायुक्त हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा अभी प्रेजेंट में राजस्थान के लोकायुक्त हैं। लोकायुक्त के बारे में एक और पूछ लिया जाता है कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, लोकायुक्त कौन बनाता है, कैसे बनता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति है, उसमें मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद ही राज्यपाल इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करता है लोकायुक्त की? राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसको किसकी सलाह पे की जाती है? जो लोकायुक्त की नियुक्ति है मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के, उनकी सलाह पे राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। किसको बनाया जा सकता है इसमें? हाईकोर्ट से रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश को। हाईकोर्ट से अगर लेंगे तो चीफ जस्टिस होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनको लोकायुक्त बनाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं तो चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, रिटायर्ड किसी जज को भी, कोई भी जस्टिस है उनको लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता है। देखिए 2018 में सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल है जो बढ़ा के और 5 साल से 8 साल कर दिया था। फिर बाद में 2019 में वापस से 8 साल से 5 साल कर दिया। तो अभी प्रेजेंट में लोकायुक्त का जो टेन्योर है वो 5 साल है या 65 ईयर की एज, जो भी पहले हो जाए। अगर 5 साल हो गए
तो वो अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, या फिर 65 ईयर की एज हो गई, जो भी पहले हो, और उसके बाद पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। लोकायुक्त ऐसा नहीं है कि वापस से बना दिया गया उनको, ऐसा नहीं होता है। लोकायुक्त को कौन हटा सकता है? लोकायुक्त को या तो बिहेवियर, कदाचार या असमर्थ हो उस पोजीशन में लोकायुक्त को राज्यपाल हटा सकते हैं। राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। लोकायुक्त का जो सैलरी या वेतन कहें वो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके बराबर होता है। मुझे लगता है कि लोकायुक्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जो कि पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इसको सही कर देंगे। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? कौन से संप्रदाय के स्पेशली पुरुष लोक नृत्य ये अग्नि नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य राजस्थान में जो जशनाती सिद्ध संप्रदाय है उसके पुरुषों द्वारा किया जाता है। जशनाती संप्रदाय एक्चुअली एक जाट जाति संप्रदाय है, मुख्य रूप से राजस्थान के जो जोधपुर और बीकानेर डिवीजन है उसमें है। और इनके संस्थापक जो जशनाथ जी थे 1539 के आसपास वो माने जाते हैं। इस संप्रदाय के 5 स्थल कहें या ठिकाने कहें वो हैं 12 धाम है, 84 बाड़ी है, 108 प्रतिष्ठान है, ये इनके ठिकाने हैं। 5 ठिकाने, 12 स्थल और 84 बाड़ी और 108 प्रतिष्ठान, ये इनके टोटल मौजूद हैं। इनमें ये जो जशनाती संप्रदाय इसमें टोटल 36 रूल्स होते हैं, 36 नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इनका जो मेन स्थल है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जशनाती संप्रदाय का मेन प्रमुख स्थल कौन सा है? कतरियासर इनका प्रमुख स्थल है। कतरियासर। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? देखिए, ये जो राजस्थानी भाषा का बात हो रही है, साहित्य अकादमी, साहित्य अवार्ड ये एक लिटरेरी ऑनर है जो टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 24 भाषाओं लैंग्वेजेज में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें से राजस्थानी लैंग्वेज भी एक है। और वो क्वेश्चन हम जो अभी कर रहे हैं अभी ये राजस्थानी भाषा का ही है। और भी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थानी भाषा में किसको दिया है 2022 का? ये आशीष पुरोहित को दिया है। इनकी कविता थी एक ऐनाण, ऐनाण करके इनकी कविता थी, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है इनको। ये पत्रकार भी है, कवि भी है, राजस्थान के हैं, आशीष पुरोहित। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में 1946 में किन्हें नियुक्त किया गया था? हीरालाल शास्त्री को राजस्थान की जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया था। और बाद में हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर भी बने थे। राजस्थान से संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें और भी लोग थे, तो वो नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। वीटी कृष्णमाचारी थे, रालाल शास्त्री थे, खेतड़ी से थे सरदार सिंह, जसवंत सिंह थे, राज बहादुर थे, माणिकलाल वर्मा थे, गोकुल लाल आसावा थे, रामचंद्र उपाध्याय थे, बलवंत सिंह मेहता थे, जयनारायण व्यास थे, दलेल सिंह थे। तो ये टोटल 10 लोग थे और थे हीरालाल शास्त्री के अलावा, जो इस राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल था उसके सदस्य थे। कैलाश सांखला निम्न में से किससे संबंधित है? इनका क्वेश्चन भी लगभग आपसे पूछा जाता है कई बार। कैलाश सांखला है, इनको कहा जाता है द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इनको 1992 में 1992 में पद्मश्री मिल चुका है और 2013 में इनको राजस्थान रत्न भी से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जोधपुर के रहने वाले हैं। जो भारतीय जीव विज्ञान है उसमें उससे ये इनका बैकग्राउंड रहा है। ये दिल्ली में डायरेक्टर भी रहे हैं, राजस्थान के चीफ वार्डन भी रहे हैं ये
इसके वन्यजीव वार्डन रहे, मुख्य वन्यजीव वार्डन 71 में ये इन्होंने है जो भारत में बाघों की आबादी का एक सर्वेक्षण किया था पूरे इंडिया में, और 1973 में भारत में जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके पहले डायरेक्टर यही थे कैलाश सांकला, टाइगर द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और अभी रिसेंटली इनको फेलोशिप पुरस्कार वगैरह की भी घोषणा की है इनके प्रयासों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने। इसका करेक्ट आंसर आएगा बाघ संरक्षण से। तरताई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? ये तरताई माता का मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तो इनको किस और नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जो तरताई माता है, इनको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, और जो 3री शताब्दी के 3rd सेंचुरी के आसपास पंचाल जाति के जो चंदा भाई लोहार थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। और 1982 में खुदाई हुई, वहां जब शिव पार्वती की एक मूर्ति भी मिली थी, तो शक्तिपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी, ये 3 पुरियां यहाँ पे है, शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। इन 3 पुरियों की यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से ही इन्हें त्रिपुरा सुंदरी ये भी कहा जाता है। गुजरात, मालवा और मारवाड़ के शासक त्रिपुरा सुंदरी के ये उपासक भी रहे हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3rd वन है, सी। राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अभी रिसेंटली राजस्थान ने एक न्यू एनर्जी पॉलिसी तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है, क्योंकि देखिए देश में सभी जगह अब क्या ट्रेंड चल गया है, बिजली फ्री देने का चुनाव जीतने के लिए। तो अब बिजली फ्री देंगे तो लोग उसको तो जितना यूज करेंगे कि फ्री आ रहा है, ये एक मेंटलिटी रहती है लोगों की। तो इसमें अब वैसे ही राजस्थान की हालत, तो डिस्कॉम वैसे ही नुकसान में चल रहे हैं राजस्थान में, उसके बावजूद अभी चीफ मिनिस्टर ने है जो बिजली फ्री का और कर दिया ऐलान की, कुछ 100 यूनिट के आसपास फ्री मिलेगी, ऐसा कुछ है, तो और लोड पड़ेगा डिस्कॉम पे। इसके लिए अब एक नई एनर्जी पॉलिसी तैयार की जा रही है, और उसका चेयरमैन किसको बनाया है? ये एमडी है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के, भास्कर ए सावंत, IAS ऑफिसर है ये, इनको बनाया है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? पुष्कर फेयर किस महीने में लगता है एज पर द हिंदू पंचांग? तो ये कार्तिक के महीने में लगता है। पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के कार्तिक माह में लगता है, और स्पेशली पूर्णिमा को लगता है। इसको पुष्कर ऊंट मेला भी कहते हैं, पुष्कर कैमल फेयर, और लोकल रूप से इसको कार्तिक का मेला भी कहते हैं या पुष्कर का मेला भी कहते हैं। भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े और पशु मेले इनमें से एक है ये। पुष्कर झील के किनारे पे ही लगता है ये मेला, और वहां पे तीर्थयात्री स्नान वगैरह भी करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उससे स्किन से रिलेटेड जो डिजीज हैं वो दूर हो जाते हैं। पुष्कर को तीर्थराज भी कहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पुष्कर को तीर्थराज या कोंकण तीर्थ या तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। कई बार ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन, इस कैलेंडर का भी पूछ लिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग पुष्कर मेला कब लगता है, तो अक्टूबर के अंत में और नवंबर महीने की शुरुआत में ही ये मेला लगता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। पुष्कर है, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, देखिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, भारत सरकार की स्कीम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। उसी की तर्ज पे अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान में शुरू की गई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और ये योजना शुरू की है, जयपुर से ही शुरू की है। जयपुर में खानिया की बावड़ी है, वहां से इसको शुरू किया गया है। सितंबर 9, 2022, 9 सितंबर 2022 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के में कहाँ अटैक किया इनमें से, फिर उसके बाद ये बताना है। देखिए ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किले पे अटैक किया था। ये रणथंबोर पे किया था इसने सबसे पहले 1301 में। और ये जो अभी रणथंबोर है उस टाइम पे ये रण स्तंभ पूरा हुआ करता था। और दिल्ली सल्तनत थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो पड़ोस में ही था रण स्तंभपुरा, जो अभी मॉडर्न रणथंबोर है, उस पर अटैक किया था सबसे पहले। इसके बाद में बहुत क्रूरता से अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐतिहासिक और क्रूर युद्ध लड़ा, चित्तौड़गढ़ किले पे आक्रमण किया। ये 26 अगस्त 1303 को उस पर कब्जा किया। और जो आपने पढ़ा होगा रानी पद्मिनी का और अदर महिलाएं बहुत सारी जिन्होंने जौहर किया था, इसकी क्रूरता से बचने के लिए बंदी बनाए जाना या बलात्कार जैसी चीजों का, क्योंकि ये इसी प्रवृत्ति का क्रूरता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया जालौर पे 1311 में। तो अब इसका जो करेक्ट सीक्वेंस आएगा वो आएगा रणथंबोर, चित्तौड़ एंड जालौर, 3, 2, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? राजस्थान उच्च न्यायालय जिसकी पीठ है जोधपुर में है राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में जरूर इसकी एक है ब्रांच। 1949 में जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट की। जयपुर में इसकी एक खंडपीठ है स्थापित की गई थी बाद में। और जो राजस्थान हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय, इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे कमलकांत वर्मा, के वर्मा। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है हाई कोर्ट से रिलेटेड कि सबसे लंबे टाइम तक उच्च न्यायालय में सेवा देने वाले न्यायाधीश कौन रहे हैं? कैलाश नाथ वांचू सबसे लंबे समय तक राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। पहले का ये बात चल रही है तो हाई कोर्ट का हो गया, पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये गुरुमुख निहाल सिंह थे, पहले गवर्नर थे राजस्थान के। राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? ये हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। ये तीनों में से भी एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे पहले। तो चीफ जस्टिस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और पहली महिला विधायक, ये ध्यान रखना हमें। निम्न में से कौन मत्स्य संघ के प्रथम प्रधानमंत्री थे? देखिए राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। जो टोटल 7 स्टेज में राजस्थान बना है, जो अभी प्रेजेंट में मॉडर्न में राजस्थान है, ये 7 चरणों में बना है। देखा होगा आपने, भारत का भी सरदार पटेल ने किया था, यहाँ पे भी सरदार पटेल का काफी रोल था। अलग अलग रियासतों को मिला के राजस्थान बना, जैसे इंडिया की अलग अलग रियासतें एक होती गई, भारत बना। इसी तरह जो मत्स्य यूनियन है या जिसे मत्स्य संघ भी कहते हैं, ये बना था 18 मार्च 1948 को। 4 जो पूर्ववर्ती रियासतें हैं ईस्टर्न राजस्थान में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये ईस्टर्न राजस्थान में पड़ती हैं। अभी भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के नाम से ही है। उस टाइम पे ये रियासतें थी। तो ये चारों को मिलाया और एक मत्स्य यूनियन बना, मत्स्य संघ बना। और इस संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और कहाँ पे है। मरु राष्ट्रीय उद्यान, कई बार ये डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से भी पूछा जाता है आपसे। तो ये कहाँ पे है। जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में है ये एक्चुअली। तो जैसलमेर हो गया। ताल छापर, ये काफी फेमस है। ये शेखावटी एरिया में है। ताल छापर जो काले हिरण वगैरह के लिए फेमस है। ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। ये चूरू जिले में काले हिरणों के लिए जाना जाता है। ये फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। ये उदयपुर में है। देसूरी नाल, फुलवारी की नाल, इस तरीके की कई नाल उधर ही है। गुजरात राज्य की सीमा से लगा हुआ है। जो अरावली का साउथ पोर्शन है, क्योंकि ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा साउथ राजस्थान में आते हैं, सदर्न राजस्थान में। तो जो दक्षिण अरावली की पहाड़ियां हैं वहां पे है ये। और इसको वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया था फुलवारी की नाल को? 1983 में, 6 अक्टूबर 1983 को। बंद-बारेठा ये वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर के राजा ने भारत की स्वतंत्रता से पहले 200 वर्ग किलोमीटर का, लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर का ये बंद-बारेठा है, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में आरक्षित कर लिया था। तो ये भरतपुर में है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3412। हाल ही में घोषित नया पर्यटन स्थल गुवारडी बांध किस जिले में स्थित है? अभी रिसेंटली ये पर्यटन स्थल घोषित किया है इसको। तो ये किस जिले में है? गुवारडी डैम। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। गुवारडी डैम राजस्थान में भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा की बात चली है। एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, राजस्थान का मेजा डैम कहाँ पे है? मेजा बांध राजस्थान में कहाँ है? वो भी भीलवाड़ा में ही है मेजा बांध। मांडलगढ़ कस्बे में है, भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ में। और कौन सी नदी पे है मेजा बांध? कोठारी नदी पे। तो ये गुवाहाटी डैम भी भीलवाड़ा में ही है। तारकशी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? ऑर्नामेंट से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आर्ट कल्चर का क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर वो पुरुष हो, महिलाएं हों, उनसे रिलेटेड जो राजस्थान के फेमस ऑर्नामेंट हैं उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तारकशी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? ये आभूषण नाथद्वारा के फेमस हैं। नाथद्वारा का देखिए एक गुलाबी गणगौर भी काफी फेमस है। श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो भी पूछ लिया जाता है कई बार कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये नाथद्वारा। जैसा इसका नेम है तारकशी, वैसे ये एक तरीके की वैसी ही कला है, तार को कसने जैसी। तो ये ध्यान रखना है। नाथद्वारा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। कपड़ा पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है राजसमंद, ये नाथद्वारा की पेंटिंग। जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकीलाल एक्चुअली ये पूछा जाता है एग्जाम में, जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और ये स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। जो बहरूपिया कला, बहरूपिया टाइप की कलाकारी होती है, उसके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अभी राजस्थान दिवस पे, जो 30 मार्च को आता है उस पे, और विश्व रंगमंच दिवस पे ये जो बहरूपिया कलाकार है जानकीलाल भांड, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है संगीत कला केंद्र की तरफ से। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बहरूपिया। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। टाइम टू टाइम पे आपको सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलते रहेंगे, टेस्ट मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स वगैरह, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, ये सब आपको मिलता रहेगा आपके एग्जाम तक। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है?
ये हर साल मिलता है। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स यात्रा और पर्यटन उद्योग में ये एक्चुअली एक क्वालिटी का मानक है। हर साल जो सर्वश्रेष्ठ है उसको सम्मानित करते हैं, और ये पुरस्कार जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए एक तरीके से 360 के एंगल से जो बेस्ट होता है उसको दिया जाता है ये अवार्ड। और आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स ये अभी 2022 का जो दिया है ये कुंभलगढ़ को दिया गया है, कुंभलगढ़। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश है, जोधपुर रियासत के राठौड़ शासक हैं। ये 8वीं शताब्दी में स्थापित एक बहुत प्राचीन राजवंश है। ये राजवंश की जो इसकी पूरा डेस्टिनी किस्मत कहें वो राव जोधा द्वारा लिखी गई थी, जो 1459 में जोधपुर के राठौड़ वंश के पहले शासक थे। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके कि 1459 में ये सारा जो राठौड़ वंश है इसका काम है जो राव जोधा द्वारा किया गया था। लेकिन इसके पहले शासक कौन थे? पहले शासक थे राव चूड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी आरपीएससी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है जब भी कोई पेपर आउट होता है या पेपर लीक होता है। अब तो आरपीएससी के शायद एक मेंबर भी अरेस्ट हुआ है, पहली बार हुआ है कि कोई सर्विंग मेंबर या इस तरीके से अरेस्ट हुआ हो। काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा है केस, लगातार पेपर आउट होते रहते। देखिए, राजस्थान में योग्य लोक सेवकों की भर्ती के लिए एक एडवाइस देने के लिए संविधान का जो आर्टिकल है 315 उसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे उस टाइम के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को बनाया गया था। इनके जो सदस्य या अध्यक्ष उनका कार्यकाल या तो 6 साल या फिर 62 ईयर, या तो 6 साल तक रह सकते हैं आप या फिर 62 ईयर। तो ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, राज्य पुनर्गठन, उसके बाद एक कमेटी थी सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पे आरपीएससी को जयपुर से अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। तो अभी आरपीएससी का जो हेडक्वार्टर है, आरपीएससी का ऑफिस है, ये अजमेर में है। क्वेश्चन पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पे अजमेर में बनाया? सत्यनारायण राव कमेटी। आरपीएससी के जो मेंबर या चेयरमैन हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? पहला सोलर लिफ्ट बांध कौन सी नदी पे बनाया जाएगा? देखिए, आरपीएससी की बात कर रहे थे तो पहले तो हमने बता दिया एस.के. घोष थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में, और ये तो जयपुर में की गई थी। अजमेर जो अभी प्रेजेंट में आरपीएससी है इसकी स्थापना की गई थी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1949 को। और अभी प्रेजेंट में आरपीएससी, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो पहला कौन था, तो अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी एक आईपीएस हैं, आईपीएस थे ये आरपीएससी के जो अभी चेयरमैन है संजय कुमार श्रोतिया। ये ध्यान रखना, अभी आरपीएससी के चेयरमैन है संजय कुमार श्रोतिया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पे बनाया जाएगा? राजस्थान का ये पहला है। ये बनाया जाएगा मेज नदी पे। मेज नदी कहाँ पे है? ये है बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, बूंदी जिले में, जो टोंक और कोटा के बीच में पड़ता है बूंदी जिला, वहां पे है ये। बूंदी में देखिए, ये जो मेज नदी है इसमें 5 नदियों का संगम है, 5 नदियों का संगम है इसमें, और जिनमें से मेज है, कुरेल है, घोड़ा पछाड़ है,
ये नदी का नाम है। बेजान है या फिर तालेड़ा है। तालेड़ा, ये 5 नदियों का संगम है मेज नदी में, बूंदी में, और यहीं पे राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? सांपों से संबंधित इनमें से कौन सा लोक देवता है? देखिए, इनको जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं। जाहर पीर। इनकी पूजा की जाती। इनका एक्चुअली जो मेन है वो गोगामेडी में है, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हनुमानगढ़ जिले में है, गोगामेडी में। और जो भादो मंथ आता है उसमें नवमी को, कृष्ण पक्ष की नवमी को, ये गोगा जी का मेला लगता है वहां पे। और इसकी खासियत ये है, गोगा जी का जो मेला लगता है हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी में, वहां पे हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों पूजा करते हैं। इनकी तीनों इनको मानते हैं। ये गोगा जी गुरु गोरखनाथ थे, उनके शिष्य थे। ये पूछा जाता है कई बार, लोक देवता सांपों से संबंधित गोगा जी, और या फिर पूछ लिया जाता है कि गोगा जी का कहाँ पे है स्थल, तो ये गोगामेडी में है। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। मेला कब लगता है? भादो महीने में, कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन सा युग में सही है? ये इंस्टीट्यूट्स हैं और इनकी स्थापना कब हुई वो पूछा जा रहा है, और कौन सा इनमें से सही है। देखिए, जयपुर जो कथक केंद्र है, जयपुर में कथक केंद्र, ये इसकी स्थापना हुई है 1982 को। नहीं, ये तो दिया हुआ है 1978 में हुई है जयपुर कथक की स्थापना। इसके अलावा जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, इसकी स्थापना 1969 में हुई है। राजस्थान ललित कला अकादमी है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में, 1957 में ही हुई है। राजस्थान संस्कृत अकादमी है, इसकी स्थापना हुई है 1982 को। करेक्ट पूछा है राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, ये सही दे रखा है। बाकी इनकरेक्ट है, सही मैंने आपको बता दिए हैं, ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत की हस्त निर्मित 75 साड़ियों के उत्सव विरासत हेतु राजस्थान की किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया गया? देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में विरासत जो उत्सव मनाया गया है वो किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो वस्त्र मंत्रालय से। इसमें राजस्थान की किस साड़ी को शामिल किया गया है? जो हम सब अभी पढ़ते हैं या सुनते हैं, अमृतकाल 75 ईयर्स, तो उसी के तहत ये अभी 75 साड़ियों को ये विरासत उत्सव में शामिल किया गया था। देश की जो बेस्ट 75 हाथ से बनी हुई जो साड़ियां हैं उनको। और राजस्थान में जो सबसे फेमस है, सभी जानते हैं, ये बहुत प्यारी खूबसूरत साड़ी होती है कोटा डोरिया की। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी आधिकारिक बैठक किस जिले में हुई है? G20 का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरे देश में G20 की बहुत सारी जगहों पे ये मीटिंग्स इनकी चल रही है, और ये जगह सबसे पहले जो कुछ चुनिंदा जगह फाइनल हुई थी उनमें से एक थी। अभी हाल ही में G20 की जो सेकंड ऑफिशियल बैठक हुई है किसकी? फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की, उदयपुर में हुई है। इसको पूछा ये भी जा सकता है कि अभी G20 की जो मीटिंग हुई है उदयपुर में वो किस ग्रुप की थी? तो फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की थी। कब हुई थी? तो ये मार्च के महीने में हुई है, 21 to 23 मार्च को उदयपुर में हुई है ये। और भारत G20 का भी प्रेसिडेंसी भारत के पास है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं?
ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष नहीं रहे हैं इनमें से। देखिए इसमें न्यायमूर्ति A.K. जैन है, ये भी रहे हुए हैं। एस समीर अहमद भी रहे हुए हैं। न्यायमूर्ति जो कांता भटनागर है ये भी रही हुई है। P.C. जैन ये ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन नहीं रहे हैं। एक्चुअली जो जस्टिस प्रेमचंद जैन है ये राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे हैं 1995 से और 98 तक ये राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे हैं। ये कभी भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी कुछ जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान हो गया, राजस्थान का एकीकरण, वहां से शुरू करेंगे। आने वाले टाइम में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं मैसेज करके या कॉल करके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।